नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मछली बीज संचयन और तालाबों का प्रबंधन। अच्छी बढ़वार के लिए गन्ने की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। बिहार और झारखंड राज्य में मत्स्य पालन को लेकर काफी संभावनाएं हैं और पिछले कुछ दशकों में मछली पालन ने खेती का रूप ले लिया है। फिलहाल किसान अपने तालाबों में नए मछली बीजों का संचयन कर रहे हैं और इनकी अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए किसान मछली तालाबों का प्रबंधन किस प्रकार करें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाली, जिला दरभंगा के मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर जगपाल। और जैसा कि आपका विषय है सर कि फिश की या मत्स्य जीरा या फिंगरलिंग्स अंगुलिकाएं उनका स्टॉकिंग कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे पहले कुछ मुख्य बातें हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है। कि जैसे कि सबसे पहले हम अपने तालाब का परीक्षण करना चाहिए कि हमारा तालाब स्टॉकिंग करने लायक है कि या नहीं है। मत्स्य पालन हेतु 0.2 हेक्टेयर से 5.0 हेक्टेयर तक की ऐसी तालाबों का चयन किया जाना चाहिए जिनमें वर्ष भर 8 से 9 माह पानी भरा रहता हो। तालाबों को सदाबहार रखने के लिए जल की आपूर्ति का साधन होना चाहिए। तालाब में वर्ष भर 1 से 2 मीटर पानी अवश्य बना रहे। तालाब ऐसे क्षेत्रों में चुना जाए जो बाढ़ से प्रभावित न होते हों तथा तालाब तक आसानी से पहुंचा जा सके। यदि तालाब से पानी निकालना संभव न हो तो तल को समय समय पर रेकिंग करते रहना चाहिए तथा 1 टन चूना प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष किस्तों में डालना चाहिए। जब भी हम स्टॉकिंग करते हैं, स्टॉकिंग से पहले 15 दिन पूर्व हम लोग जो है उसमें मैन्योरिंग करते हैं, जिसमें हम लोग गोबर की खाद है जो यूज़ करके और उसको मैन्योरिंग करते हैं। मैन्योरिंग करने से उसमें क्या होता है कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो प्लैंक्टन्स होते हैं, जो कि मछलियों का एक प्राकृतिक भोजन है, अगर तो ये जो प्राकृतिक भोजन होता है ये 10 से 15 दिन लगता है बनने में, जंतुप्लोक बोलते हैं। अगर वो हो गए हैं प्रचुर मात्रा में, उसके बाद हम जो है संचय का जो है मत्स्य अंगुलिकाएं हैं उनका संचय का प्लान करना चाहिए। जो मछली का बीज होता है वो होता है 3 प्रकार से। एक होता है स्पॉन होता है, फिर जो तीसरा आता है फ्राई होता है और फिंगरलिंग्स होता है। जो फ्राई होता है 10 से 15 दिन में तैयार होता है और जो फिंगरलिंग्स होता है वो करीब 30 से 90 दिन लग जाते हैं। तो हम किसान भाइयों को ये सलाह देंगे कि सामान्यतः जो है फिंगरलिंग का स्टॉक करें, क्योंकि साइज जो है बड़ा होता है और उसमें मोर्टेलिटी रेट जो है कम होती है। तालाब में परिपूरक आहार, जैविक तथा रासायनिक खाद निर्धारित मात्रा में उपयोग करने पर मत्स्य बीज की संख्या सामान्यतः प्रति हेक्टेयर 5000 फिंगरलिंग तथा मिश्रित मत्स्य पालन में 10,000 फिंगरलिंग संचय किया जा सकता है। तालाब पूर्ण तैयार होने के उपरांत विभिन्न मत्स्य प्रजातियां जैसे भारतीय मेजर कार्प मछलियों में कतला, रोहू एवं नैन और विदेशी कार्प मछलियों में सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प का मिश्रित पालन विशेष लाभकारी होता है। तो इन 6 का रखने का मतलब यह होता है कि इनमें आपसी तालमेल बहुत ही होता है। और दूसरी चीज़ बात यहाँ पर यह आती है कि इनका जो फीडिंग बिहेवियर होता है, तो कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे सरफेस पे खाना खाती हैं, कुछ होते हैं जो हमारे कॉलम में खाती हैं, कुछ होते हैं जो बॉटम में खाती हैं। तो इसलिए हम कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो हमारे तालाब का बेहतर इस्तेमाल हो जाता है और जो उपलब्ध प्राकृतिक भोजन है वो हमारे मछलियों को मिल जाता है। तो जो रेशियो हम मेंटेन करेंगे वो हम सामान्यतः 40% जो है हम लोग सरफेस कर देते हैं और 20% कॉलम और 20% जो है हम बॉटम कर देते हैं, या इस रेशियो को हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं जैसे हमारे तालाब में भोजन की उपलब्धता हो, प्राकृतिक भोजन। तो मत्स्य बीज जो भी सरकारी प्रमाणित हैचरीज हैं वहाँ से हमको मत्स्य बीज लाना चाहिए और लाने के तुरंत बाद हम लोग जो है सीधे तालाब में नहीं स्टॉकिंग करेंगे। सबसे पहले हमको अपने तालाब में एक हापा लगा देना चाहिए और उस हापे में हम अंगुलिकाओं को जो है
स्टॉक कर देना चाहिए। जिससे क्या होगा कि जो तापमान है जहाँ से मछलियाँ यात्रा करके या ट्रेवल करके लेके आते हैं, तो उसमें वहाँ के तापमान और हमारे तालाब के तापमान में अंतर पड़ जाता है। तो उस तापमान को समानांतर करने के लिए हम उनको करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए हम उसी तालाब में हापा लगा के छोड़ देते हैं। जब तापमान समान हो जाए तब हम उसमें जो है संचय करना चाहिए अंगुलिकाओं को। और जो संचय करते हैं उसमें हम मुख्यतः या तो अर्ली मॉर्निंग में या सुबह करना चाहिए, या तो हम लोग जो है शाम में करना चाहिए। क्योंकि जो सुबह का तापमान होता है वो कम होता है और ज़्यादा तापमान में क्या होता है कि मछलियाँ जो है मरने की चांसेस होती हैं। कॉमन कार्प मछली का बीज मार्च, अप्रैल, मई में तथा अन्य कार्प मछलियों का बीज जुलाई, अगस्त, सितंबर में प्राप्त किया जा सकता है। जलीय वनस्पतियां मछली के शत्रु को आश्रय देती है। ये तालाब के ऑक्सीजन के संतुलन को प्रभावित करती है तथा जाल चलाने में बाधा उत्पन्न करती है। इनकी अधिकता से सूर्य की किरणें तालाब की तली तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे मछलियों की बाढ़ प्रभावित होती है। इसलिए मत्स्य पालन के जलीय वनस्पतियों को निकाल दे। 12मासी तालाबों में अनेक प्रकार की मांसाहारी तथा अनचाही मछलियां रहती है। मांसाहारी मछलियां मत्स्य बीज को हानि पहुंचाती है, जबकि उनकी छोटी छोटी अनचाही मछलियां भोजन संबंधी स्पर्धा पर नुकसान पहुंचाती है, जिन्हें यदि संभव हो तो समय समय पर जाल चलाकर मांस भक्षी तथा अनचाही मछलियों को बाहर निकाल दे। स्टॉकिंग से पहले एक और बात मुख्यतः है कि अगर हम जहाँ से भी सीड ला रहे हैं उसको हमको थोड़ा सा ट्रीटमेंट देना चाहिए। इसमें ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जो है पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ कर सकते हैं 5 से 10 ppm का घोल बना के, जिससे अगर कोई रोग बीमारी या कोई फंगल अटैक से, कोई टीएल इन्फेक्शन से, तो उस हमारे जो फिंगरलिंग्स हैं उनमें हट जाएंगी और उससे थोड़ा सा क्योर हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमको ध्यान देना है स्टॉकिंग के समय। और स्टॉकिंग करने के बाद जब हम कुछ 2-3 दिन तक देखते हैं कि जब तक हमारे तालाब में जो नेचुरल फूड है, जिसको हम प्राकृतिक भोजन बोलते हैं, उसकी उपलब्धता जब तक रहती है तब तक ठीक। उसके बाद हम उनको जो है सप्लीमेंट्री फीड या पूरक आहार देते हैं, जैसे कि लोकली अवेलेबल जो है, जो हमारे मार्केट में आसपास उपलब्ध है, जैसे कि सरसों की खली है और जो है राइस ब्रान है। इन दोनों का 1:1 रेशियो में मिला के दे सकते हैं। तो इनिशियल जो हमारा बॉडी वेट, अगर हमारे तालाब में 100 kg मछली है तो उसको 3 से 4% बॉडी वेट के हिसाब से हम उसमें खाना देते हैं मछलियों को कैलकुलेशन करके, और हम उनको पूरक आहार प्रतिदिन दे सकते हैं, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। पूरक आहार के साथ साथ जो है और भी हम लोग कुछ मिनरल्स मिक्सचर्स वगैरह भी दे सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। गन्ना एक लंबी अवधि वाली फसल है जो कि अभी बढ़वार की अवस्था में है और अभी के समय तेज बारिश और हवाओं की वजह से फसल गिरने का डर बना रहता है। साथ ही कई बार ऐसे मौसम में कीट और रोग व्याधियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, जिससे उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए फसल की सही देखरेख करना जरूरी है, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रघुवर साहू। गन्ना नकदी फसलों की मुख्य फसल है और ये नकदी फसल में आता है। जैसे हम नकदी फसल की बात करते हैं तो नकदी फसल का मतलब ये होता है कि हम उसका उत्पादन कर रहे हैं और हमको अधिक उत्पादन मिल रहा है, उसके साथ साथ अधिक रुपए मिल रहे हैं। तो अगर हम इसमें समसामयिक चीज़ की बात करते हैं, समसामयिक कार्य की बात करते हैं, तो अभी समसामयिक कार्य का काम है, एक तो गुड़ाई कराना ज़रूरी है, खरपतवार नियंत्रण ज़रूरी है, पौधे को बांधना ज़रूरी है और उस पर मिट्टी चढ़ाना ज़रूरी है। किसी खेत में या हमारे किसान जो लेट से लगाए हैं उनमें खरपतवार की समस्या आ गई होगी, चौड़ी पत्ती के खरपतवार आए होंगे, तो उसके लिए हमारे किसान भाइयों को 2,4-D 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 से 600 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी में आप उसका छिड़काव कर देंगे तो जो हमारी चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं ये पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। गन्ने की फसल में खरपतवारों के साथ साथ कुछ बेल वाले खरपतवार भी उग आते हैं, जो कि गन्ने की फसल को काफी क्षति करते हैं। इनके नियंत्रण के लिए किसान भाई खरपतवारनाशी का प्रयोग करें या फिर हाथ की सहायता से ही बेलों को हटा सकते हैं।
तो उसके बाद हमारे किसान उसकी गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ा देंगे। मिट्टी चढ़ाने के बाद मिट्टी इस तरह से चढ़ाएंगे कि जो हमारी बीच की नाली है वो नाली थोड़ा डाउन रहे, कि वर्षा का समय चल रहा है, अगर पानी ज़्यादा गिर जाता है तो उसको निकलने में आसानी रहे और वो हमारे खेतों में फंसे नहीं। कि जब हम मिट्टी चढ़ा लेंगे तो गन्ने को बांधने की बात आती है, तो नीचे और बीच में हमारे किसान गन्ने को बांध सकते हैं। प्रयास करें 4-5 गन्ने को एक साथ मुट्ठी में लेके और उसको बांध देना होता है। इसलिए बांधते हैं कि जब हवा तेज चले तो अलग अलग हो के उसकी जड़ें बिखर ना जाए या हमारा टूट ना जाए, तो एक साथ रहेगा तो उसमें मजबूती रहेगी, बढ़वार भी अच्छा होगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रयास ये करते हैं कि जब हम पत्तियों को बांधते हैं, पौधे को बांधते हैं, तो ऊपर वाली पत्तियों को ये ध्यान दे देंगे कि उसकी ऊपर वाली पत्तियां फंसे नहीं और वो बांधने के क्रम में फंस ना जाए, तो ये चीज़ का ध्यान देना होता है। गन्ने की फसल में रोगों की बात करें तो इस फसल में लाल सड़न रोग का प्रकोप होता है, जिसमें पौधों की ऊपरी पत्तियां किनारे से पीली पड़कर सूखने लगती हैं और झुक जाती हैं। पत्तियों के मध्य सिरे पर कथई धब्बे दिखाई देते हैं, जो कि बाद में राख के रंग के हो जाते हैं। तना को फाड़ कर देखने से उत्तक चमकीला लाल और सफेद रंग की तिरछी पट्टी दिखाई देती है। रोगी पौधे से शराब या सिरके जैसी गंध आती है। इस रोग की रोकथाम के लिए लाल सड़न अवरोधी किस्मों की बुआई करें। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर 10 मिनट तक उपचारित करें। तो हमारे किसान भाइयों को, जैसे हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं, तो इसमें 300 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगता है और 100 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगता है। ये प्रभेद के हिसाब से, समय के हिसाब से वेरी भी कर सकता है। जो हमारे किसान लगाते हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं, ये मृदा की या मिट्टी की जांच करवा लेते हैं, तब उसका उत्पादन करते हैं, तो अत्यधिक अच्छा होता है। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा है और नाइट्रोजन की आधी मात्रा है, ये बुआई के समय हो जाता है। और जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बचती है उसको हमारे किसान क्रमशः 45 से 60 दिन पर, जो 1/4 बचा है, और उसके बाद 90 से 120 दिन के बीच में 1/4 नाइट्रोजन का छिड़काव कर देते हैं, तो हमारा ये जो पोषक तत्व है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर सिंचाई की बात करते हैं तो हम लोगों को ये देख लेना होगा कि बसंतकालीन जो हमारा गन्ना होता है उसमें हम बुआई किए होंगे, हमारे किसान बुआई किए होंगे, तो नमी में बुआई किए होंगे। और जब गर्मी तेज पड़ती है तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि जब गर्मी के महीने में टेम्परेचर ज़्यादा रहा होगा तो आप लोग समय समय पर आप उसकी सिंचाई कर दिए होंगे। 15 दिन के अंतराल पर, 20 दिन के अंतराल पर, 25 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर दिए होंगे। वातावरण में नमी के कारण गन्ने की फसल में कई प्रकार के कीट लगते हैं। इन कीटों में प्रमुख कीटों की बात करें तो तना बेधक कीट का प्रकोप अधिक होता है। यह कीट गन्ने के तनों में छेद करके उसके अंदर खाते हैं, जिससे तना अंदर से खोखला हो जाता है। इस कीट से बचने के लिए 2 लीटर मोनोक्रोटोफास दवा को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ खेत में छिड़काव करें। आवश्यकता होने पर 15 दिन के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करें। हमारे किसान भाइयों को जो समसामयिक कार्य हैं उनको बढ़िया से कर देना है। नाली अच्छी बना देनी है कि ज़्यादा पानी अगर गिरता है तो उसकी ड्रेनेज आराम से रहे और अच्छा पानी चला जाए, हमारा खेत में पानी फंसे नहीं, और अभी सिंचाई करने की हमारे किसान को कोई ज़रूरत नहीं है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको कुल्थी के उन्नत खेती के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है, कुल्थी एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जो कि खरीफ के मौसम में लगाई जाती है। यह फसल मुख्यतः खरीफ के मौसम में देर से लगाई जाती है। इसका सबसे अच्छा समय है लगाने का
जुलाई के अंतिम सप्ताह से लेकर अगस्त के अंतिम सप्ताह तक। इसके अलावा हमें आवश्यकता पड़ती है खेतों की तैयारी के लिए। खेतों की तैयारी के लिए हम जैसे अन्य दलहनी फसलों में करते हैं जो कि टाण में लगती है, इस समय अन्य दलहनी फसलों में मुख्यतः उड़द और मूंग आती है, उसी तरह कुल्थी की भी हम लोग खेती की तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी के लिए देशी हल या कल्टीवेटर के द्वारा खेत की 2 बार गहरी जुताई कर पाटा लगा दें और इसके साथ ही जमीन की उत्पादकता को अपनाए रखने के लिए अंतिम जुताई के पूर्व लगभग 2 से 2.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खेत में समान रूप से मिला दें। इसमें रासायनिक खाद और कुछ गोबर, सड़ी हुई गोबर की खाद भी खेतों में मिला देने से इसमें अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। गोबर के रूप में हम सड़ी हुई गोबर देते हैं 2 टन प्रति हेक्टेयर की दर से। जब हम जुताई करते हैं खेत में उसी समय मिला देते हैं जिससे कि पौधे का विकास अच्छी तरह हो जाए। इसके अलावा अगर जो किसान रासायनिक खाद प्रयोग करना चाहेंगे वो यूरिया और DAP के रूप में खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। DAP और चूँकि ये दलहनी फसल है अतः इसमें यूरिया की कम मात्रा लगती है। 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया आप दे सकते हैं कुल्थी के फसल में। इसके अलावा जो DAP लगाएंगे उसमें भी कुछ मात्रा यूरिया की रहती है। इसके अलावा फॉस्फेट की आपूर्ति होती है, तो इसमें हम लोग 40 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर रखते हैं। ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि इसमें किस्मों का चुनाव इसमें उन्नतशील किस्मों का ही करना चाहिए जिससे कि किसान इसकी भरपूर उपज ले सकें। उन्नत किस्मों में सबसे पहली आती है बिरसा कुल्थी 1, इंदिरा कुल्थी 1। इसके अलावा कुल्थी की कुछ किस्में हैं जिसमें कि बिलासा कुल्थी 1, इसके अलावा अलख नामक एक और कुल्थी की किस्म पाई जाती है, वो भी इस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देती है। फसल को शुरुआती अवस्था में रोगों एवं कीटों के प्रभाव से बचाने के लिए बीज को उपचारित करना चाहिए। इसके लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। और अन्य दलहनी फसलों की तरह इसमें भी हम लोग पंक्तियों में लगाने की अनुशंसा करते हैं। पंक्तियों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखने की अनुशंसा की जाती है ताकि पौधे का विकास अच्छी तरह हो और पौधे का घनत्व जमीन के अनुसार संतुलित रहे। अंकुरन के पश्चात लगभग 20 से 25 दिनों में इसमें एक बार निकाई गुड़ाई अवश्य कर दें जिससे कि खेतों में खरपतवार का नियंत्रण रहे। क्योंकि यह फसल खरीफ के मौसम में लगती है इसीलिए इसमें खरपतवार का प्रकोप बहुत ज़्यादा होने लग जाता है इस समय में। इसको हम लोग निकाई गुड़ाई हाथों द्वारा कर लेते हैं। खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो बुआई के 20 से 25 दिनों बाद खरपतवारों का प्रकोप दिखाई देने पर एक निराई गुड़ाई कर दें। रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडीमेथालीन 3.3 लीटर दवा 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद छिड़काव करें। इस तरह हम अगर वैज्ञानिक विधि से खेती करते हैं कुल्थी की तो हमें उपज लगभग 15 से 20 क्विंटल तक आसानी से प्राप्त हो जाएगी प्रति हेक्टेयर। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खंडी, जिला कोडरमा के कृषक ओमकार पाल ने। ये लाख की फसल में जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो ओमकार पाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अभी का सीजन बारिश का समय है। अभी कुसमीला भी काट रहा है, रोंगिनी लाख भी काट रहा है और एक तरफ से कुसमीला भी लग रहा है, रोंगिनी लाख भी लग रहा है। लाख केरीना लाका नामक कीट से उत्पादित होने वाली प्राकृतिक राल है। लाख के कीड़े पलास, कुसुम तथा बेर के पेड़ों पर पाले जाते हैं, जिनकी शाखाओं से रस चूसकर भोजन प्राप्त करते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए राल का स्राव कर कवच बना लेते हैं। यही लाख होता है। लेकिन कोई कोई किसान जून महीना पहला हफ्ता में लगा दिया और जल्दी निकलने वाला कुसमीला कीड़ा, तो वो किसान फूकी भी खुल लिया। अगर कोई किसान फूकी खुल लिया तो लाख लगाने से 25 से 30 दिन के अंदर कुसमीला होगा तो आप
ये इंडोक्सा कार्ब या ईसा कार्ब 10 लीटर पानी में 7 ml डालिए। उसके साथ फफूंदनाशक कार्बेंडाजिम होगा तो 1 ग्राम 1 लीटर में डालिए, और हेक्साकोनाजोल होगा तो 1 लीटर में 1 ग्राम डालिए। कीटनाशक फफूंदनाशक मिला के छिड़काव कीजिए। जहां जहां कीड़ा बैठा हो उसमें भींगा दीजिए, नहा दीजिए। यहाँ थोड़ा झटक लगा के मत कीजिए, नहीं तो ये शुरू वाला कीड़ा पहला छिड़काव में कवच नहीं बना हुआ, ये गिर जाएगा। कीट पौधों के डंठलों में रहते हैं, जिनमें से शिशु कीट निकलते हैं। इन डंठलों को बीहन लाख कहते हैं। बीहन लाख से शिशु कीट निकल जाने के बाद बंधी लाख डंठलों को फूकी कहा जाता है। शिशु कीट के बीहन लाख से निकल जाने के बाद डंठलों को पेड़ से हटा ले, नहीं तो इसमें मौजूद शत्रु कीट बीहन लाख से जन्मे शिशु कीटों पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। कोई किसान यहाँ जैसा अभी ला लगा हुआ देख रहा है, उसी तरह ला लगाया लेकिन फूकी नहीं खुला, तो जरूर आप लाख लगाने से कुछ दिन के बाद जरूर फूकी खुलिए। अगर फूकी नहीं खुलेंगे तो लाख में जो शत्रु कीड़ा है वो नया फसल में बैठ जाएगी। इसलिए कुछ दिन के बाद शिशु कीड़ा निकलना खत्म हो जाएगा। इसलिए जरूर कुछ दिन के बाद फूकी खुल के ले लीजिए, उसको छिल के मार्केट में बेच दीजिए। अभी अच्छा मार्केट है, 800-900 रुपया किलो छिली लाख जा रहा है। रंगीनी लाख के लिए जो आप ये पलस में लगा हुआ, तो उसमें भी अगर फूकी खुला है तो पहला छिड़काव करेंगे तो रंगीने लाख के लिए आप फिप्रोनिल या रीजेंट का नाम में मिलता है, 1 लीटर में 1.5 ml। उसके साथ फफूंदनाशक बाविस्टिन होगा तो 1 ग्राम, नहीं तो हेक्साकोनाजोल होगा तो 1 ml फफूंदनाशक कीटनाशक मिला के रंगीनी लाख के लिए छिड़काव कीजिए। ये ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, रंगीनी के लिए होगा तो कीटनाशक रीजेंट होना चाहिए, कुसमी के लिए होगा तो इंडोक्सा कार्ब होना चाहिए। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते समय ध्यान रखें कि दवाओं का छिड़काव उन्हीं स्थानों पर करें जहां पर लाख कीट बैठा हो। इसके अलावा दवाओं का छिड़काव फुहार के रूप में करें। एकदम तेज प्रेशर वाले नोजल का प्रयोग छिड़काव के लिए नहीं करें। ऐसा करने पर दवा लाख कीट से सुरक्षा कवच को तोड़कर कीट के संपर्क में आ जाएगी और लाख कीट भी मरने लगेंगे। इसके अलावा दवाओं का छिड़काव आसमान साफ होने पर ही करें। पोषक पेड़ों में कोमल तथा रसदार टहनियां पाने के लिए पेड़ों की हल्की कटाई छटाई एक निश्चित समय में करना आवश्यक है। ये अभी के लिए इतना कीजिए, और भविष्य में और दिक्कत होगा तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए, तो हम भविष्य के लिए बताएंगे। थैंक यू, नमस्कार, जोहर। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।